हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो-सेवर्ट का नियम। पहले हम समझते हैं इसका चित्र, इसका डायग्राम कहता क्या है। तो हम समझ लेते हैं पहले इसके चित्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 2024 के लिए। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है, तो इसके लिए तैयार कर लेना, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम, इसका समझते हैं पहले चित्र, फिर समझते हैं थ्योरी। तो ये हमारा एक धारावाही चालक है। एक्स और वाई हमारा एक्स और वाई एक धारावाही चालक है। एक्स और वाई एक धारावाही चालक है जिसमें धारा आई बह रही है। माना तार के एक छोटे भाग dl से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चालक या तार के तार एक चालक है। माना तार के एक छोटे भाग, एक छोटा सा भाग है, छोटे से भाग को हम dl कह रहे हैं। माना तार के एक छोटे से भाग dl से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, था dv का मान हमें ज्ञात करना है। जहां बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे माना अल्पांश लंबाई, ये अल्पांश लंबाई बहुत छोटी सी लंबाई, इसलिए हमने इसका नाम अल्पांश, और अल्पांश छोटे से के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अल्पांश का मतलब बहुत छोटा सा, तो अल्पांश के लिए हम डी का प्रयोग किया है। तो माना अल्पांश लंबाई dl तथा बिंदु P के बीच जो कोण बनना है वो हमारा थीटा मान लिया हमने। अल्पांश लंबाई dl तथा जो बिंदु P के बीच कोण बनना है उसे हमने थीटा नाम दिया है कि माना अल्पांश लंबाई dl तथा बिंदु P के बीच कोण थीटा है। एक बार चित्र को और समझते हैं। ये हमारा एक धारावाही चालक x और y है। ये हमारा धारावाही चालक x व y है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना तार के एक छोटे भाग dl से r दूरी पर कोई बिंदु P है या एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना अल्पांश लंबाई dl तथा बिंदु P के बीच बना कोण थीटा है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है। इसकी थ्योरी ऑस्टर्ड के अनुसार, पहले हम समझते हैं ऑस्टर्ड एक वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा जब किसी चालक में वैद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टर्ड ने कहा था जब किसी चालक में वैद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम ऑस्टर्ड ने की थी, जबकि गणितीय व्याख्या बायो-सेवर्ट ने की थी। कहने का मतलब है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो व्याख्या थी वो उन्होंने ऑस्टर्ड ने की थी, और जो गणितीय व्याख्या है बायो-सेवर्ट के नियम में वो बायो-सेवर्ट ने की थी। फिर हम पढ़ते हैं बायो-सेवर्ट के अनुसार जब धारावाही चालक अल्पांश लंबाई dl के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या कह रहा है बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि किसी धारावाही चालक अल्पांश dl के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब हम समझते हैं वो बातें कौन कौन सी हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर कर रहा है। अब इस पहली किस बात पर निर्भर करता है, पहली बात पर निर्भर करता है यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है dv समानुपाती I। लिख लेते हैं। यह मतलब कौन, चुंबकीय क्षेत्र dv चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि dv समानुपाती I, ठीक है। आगे समझते हैं आगे किस बात पर निर्भर करता है। इसका सेकंड पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। अब इसका सेकंड पॉइंट पे निर्भर कर रहा है कि यह चालक के अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होता है। अर्थात हमें dv समानुपाती dl प्राप्त यहाँ से हो जाएगा। और इस पहले वाले पॉइंट को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, dv समानुपाती I।
अब दूसरा है, यह चालक के अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होता है, और मिल जाएगा dv समानुपाती dl। अब इसका सेकंड पॉइंट है, यह चालक के अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होता है। कौन होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो हो जाएगा dv समानुपाती dl, dv समानुपाती dl। और इसको समीकरण संख्या हमने 2 नाम दे दिया। ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट ये किस पर निर्भर करता है? इसका तीसरा पॉइंट है, यह अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच कोण थीटा के बीच कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है dv समानुपाती साइन थीटा, ज्या का मतलब होता है साइन, और थीटा मतलब कोण क्या है, और कोण क्या है? थीटा। तो dv समानुपाती साइन थीटा। ठीक है, ये इसका तीसरा पॉइंट है। मतलब यह अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या का मतलब साइन होता है। तो कहने का मतलब है कि dv समानुपाती साइन थीटा, dv समानुपाती साइन थीटा, ये हमारी समीकरण संख्या 3 हो चुकी है। अब इसका एक लास्ट पॉइंट और रह गया, चौथा। अब वो क्या कहता है? उसके कहने का मतलब ये है कि अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, लिख के समझते हैं। कहने का मतलब है, यह अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dv समानुपाती 1/r²। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट ये है, यह अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? r। बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के मतलब r² के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में। ठीक है, 1 के बटे में, तो हो जाएगा dv समानुपाती 1/r²। इसको नाम समीकरण संख्या हमने 4 दे दिया। अब ये 4 समीकरण हो चुके हैं। पहली है dv समानुपाती I, और दूसरा हमारा dv समानुपाती dl, तीसरा है dv समानुपाती साइन थीटा, अब चौथा है dv समानुपाती 1/r²। ये भी 4 समीकरण हो चुके हैं। अब हम लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर। ठीक है, यहाँ से मिलता है चारों समीकरणों को मिलाने पर। अब हम चारों समीकरणों को मिलाते हैं, और फाइनल हमें सूत्र क्या मिलता है? dv समानुपाती होता है idl साइन थीटा बटा r²। idl साइन थीटा बटा r²। अब इस समानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, और यहाँ पर नियतांक हमारा क्या आता है? तो आ जाएगा μ0/4 इंटू idl साइन थीटा अपॉन r²। और यही हमारा फाइनल सूत्र आ चुका है। एक बार और समझें। कहने का मतलब है कि चारों समीकरणों को हमने मिला दिया है, और मिला के हमें क्या मिला है? dv प्रोपोर्शनल है dv समानुपाती idl साइन थीटा बटा r²। ठीक है, इसके बाद इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं और बराबर के चिन्ह को लाते हैं, तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर नियतांक आता है मतलब μ0/4 समानुपाती के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें क्या मिला? dv बराबर μ0/4 समानुपाती के स्थान पर, और idl साइन थीटा अपॉन r², ज्यों का त्यों रहा। idl साइन थीटा अपॉन r², ज्यों का त्यों रहा। अब यहाँ पर हम जानते हैं ये μ0 क्या है। ये μ0 निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है वो समझते हैं। इसका मतलब μ0 का मान कितना होता है उसे समझते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है μ0 को निर्वात या वायु की चुंबकशीलता कहते हैं। अब इसका मान कितना होता है? इसका मान हम यहाँ से निकालते हैं। इसका मान होता है, यहाँ लिख लेंगे वेयर का मतलब होता है जहाँ। ठीक है, इसका मान होता है, अब हम एक मान जानते हैं, एक मान होता है μ0/4 बराबर होता है 10 की घात -7 10 की घात
-7 न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटा या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू नॉट का मान निकाल लेंगे और न्यू नॉट का मान आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से हमें न्यू नॉट का मान मिल जाएगा, यहाँ से हमें न्यू नॉट का मान मिल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि न्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम न्यू नॉट का मान निकाल लेंगे और न्यू नॉट का मान आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एक बार पूरा देख लो। तो ये रहा आज का हमारा डेरिवेशन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।